नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल एडिशन में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके चलते लागू लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत, और माफी कीजिएगा, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत लघु, मध्यम और छोटे उद्योग, किसानों, रेहड़ी पटरी कारोबारियों, मजदूरों के लिए भी सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। उधर राज्यों ने 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की भी मांग की है। ऐसे में अगले कुछ दिन सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। एक और बढ़ रहे कोरोना केसों पर लगाम लगानी होगी, तो इसके साथ ही ठप पड़ी फैक्ट्रियां, बंद पड़े बाजार भी सभी एहतियात बरतते हुए खोलने होंगे। अपने इस खास स्पेशल एडिशन कार्यक्रम में एक नजर डालेंगे पिछले एक सप्ताह में कोरोना को लेकर क्या कुछ रहा लेखा जोखा। देखेंगे एक रिपोर्ट। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो 9 मई को 62,333 मामले थे, जबकि 16 मई को ये बढ़कर 85,940 हो गए। यानी इस दौरान 23,607 नए मामले सामने आए। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नियमित रूप से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर रही हैं। सीतारमण ने बताया कि संकट में फंसी 2 लाख एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए कर्ज का प्रावधान किया गया है। सरकार ने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी लोन देने का भी फैसला किया है। इससे 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया है। सैलरी क्लास वालों को भी वित्त मंत्री ने राहत दी है। मार्च 2021 तक टीडीएस टीसीएस की दरों में 25% की कटौती की। इसके साथ ही सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी। सरकार ने 50 लाख रेहड़ी पटरी कारोबारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जबकि कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए देगी। माइक्रो फूड एंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ और मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कोयला क्षेत्र में अपनी एकाधिकार खत्म करते हुए इसे कमर्शियल माइनिंग के लिए खोल दिया है। कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने और केवल उतना ही कोयला बाहर से लाया जाए जिसकी आवश्यकता है, जो यहां पर उपलब्ध नहीं है। दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में, जहां पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहां पर कोयला है, उसमें भारत आता है। उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। जहां एक और कोरोना के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है, वहीं 17 मई को लॉकडाउन 3.0 की अवधि खत्म होने के बाद अब आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की राज्य मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल समेत कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्यों को अधिकृत करने की सुविधा मांगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा भी राज्य में आर्थिक गतिविधियों को खोलने के पक्ष में है। पिनराई विजयन तो केरल में रेस्टोरेंट, होटलों से भी पाबंदियां हटा लेने के पक्ष में है। केरल ने टैक्सी के परिचालन का मॉडल भी तैयार कर लिया है। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी भी चाहते हैं कि रणनीतिक तैयारी के साथ कोविड-19 संक्रमण से निपटा जाए और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो, जबकि राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को डर है कि आवाजाही बढ़ने से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री का भी मानना है कि अभी अधिक आवाजाही शुरू करने का समय नहीं आया है। महाराष्ट्र और असम भी आवाजाही में अधिक ढील दिए जाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र ने मजदूरों के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन चलाने की मांग की है। फिलहाल महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे और उपनगरीय क्षेत्रों में पाबंदी का पक्षधर है। गुजरात आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के पक्ष में है, लेकिन जिला केंद्रों को लेकर संवेदनशील है।
सरकार ने रेल सेवा सीमित रूप से शुरू की है, जिससे प्रवासी मजदूरों को अपने घर लौटने में कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि इसके बावजूद मजदूरों के सड़क हादसों या पैदल यात्रा के दौरान मौत की खबरें आ रही है। अब जल्द ही हवाई और मेट्रो सेवा की भी शुरुआत हो सकती है। ऐसे में अगले कुछ दिन सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। जहां एक और कोरोना के बढ़ते केसों पर लगाम लगानी होगी, तो वहीं ठप पड़ी फैक्ट्रियों, बंद पड़े बाजार भी खोलने होंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ऐसे में इस लॉकडाउन के बाद अब सरकार आर्थिक गतिविधियों को कैसे शुरू करेगी, कैसे ठप पड़ी फैक्ट्रियां, ठप पड़े बाजार को कैसे चालू कर सकेंगी, ये एक सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जिस तरह सरकार के द्वारा जो राहत पैकेज दिया गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार के इस राहत पैकेज से कितनी राहत मिलने वाली है। इन सब के साथ में जिस तरह से तमाम जो राहतें दी जा रही सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, जाने माने अर्थशास्त्री हैं सर, बहुत स्वागत है सर आपका। आकाश जिंदल है हमारे साथ में, आप भी अर्थशास्त्री सर, बहुत स्वागत है आपका। और मुकेश मोहन गुप्ता, एमएसएमई एक्सपर्ट अर्थशास्त्री हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और इन सब के साथ में हमारे साथ अजय कौल सर भी मौजूद हैं चर्चा में, आप एडिटर हैं एपीएन के। सर सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर रवि सिंह जी कि किस तरह से देखेंगे, सरकार राहत पैकेज देने की बात कर रही है, घोषणाएं कर रही है, हर दिन जिस बीते 4 दिनों से लगातार वित्त मंत्री ये घोषणा कर रही है कि इस सेक्टर के लिए ये योजना है, इस सेक्टर के लिए इतना का फंड हमने दिया है। तो ऐसे में क्या ये वक्त राहत देने के लिए क्या लोन देने वाला वक्त है या फिर सीधे लोगों के खातों में पैसे डालने का वक्त है, बताएं आप। देखिए, सबसे पहले तो शुभम जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जब ये कार्यक्रम नहीं स्टार्ट हुआ था तो उस समय ऐसी ही चर्चा चल रही थी और उस समय हम लोगों ने बात करी थी कि सरकार जिस तरीके से ग्रीन जोन और रेड जोन और ऑरेंज जोन यहाँ पर दिया है, उसी तरीके से अगर इंडस्ट्री को भी कैटेगराइज कर दिया जाए रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में, और उसके बाद पैकेज का ऐलान हो तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि शायद वही परंपरा यहाँ पर थोड़ी सी देखने को मिली है, जिस तरीके से एसएमईज या फिर माइनिंग आज कवर किया है, इसी तरीके से मैं समझता हूँ ज्वेलरी, यूटिलिटी, मीडिया, ये जो रेड जोन सेक्टर है, इनको यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट और फोकस करती हुई नजर आएगी। हालांकि जो ओवरऑल देखिए पैकेज है वो 2 तरीके का है। ये तो क्लियर है कि 20 लाख करोड़ रुपए में से करीब 40% तो पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जो कि बजट के टाइम पे अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें से 60% अभी इस समय की अनाउंसमेंट यहाँ पर आपको करते हुए नजर आई फाइनेंस मिनिस्टर। अभी देखिए, जरूरत इस बात की है कि लोन आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे 2 तरीके की चीजें हैं कि आप अभी इमीडिएट सपोर्ट के लिए आपको थोड़ा कैश ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जो मुझे लगता है कि उन्होंने डेयरी क्षेत्र में या फिर कृषि क्षेत्र में कुछ बहुत यहाँ पर किए हैं। दूसरी तरफ है कि अगर आप इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री, अगर आप इंडिविजुअल किसी को यहाँ पर लोन देते हैं तो वो इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं होगा, और शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ने कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर एक लोन की प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई है। हालांकि हम उसे लोन मेला यहाँ पर जरूर कह रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा रहा है कि लोगों को लग रहा है कि हमें पैसे की जरूरत है लेकिन सरकार लोन बांट रही है। लेकिन अगर लंबे समय के हिसाब से देखें तो ऐसा समझ में आता है कि लोन भी जरूरी है और थोड़ा कैश ट्रांसफर भी जरूरी है। और जो मुझे लगता है कि अभी एक दिन की यहाँ पर और अनाउंसमेंट बची है, शायद सब सेगमेंट लिया गया, कृषि को लिया गया, एमएसएमई को लिया गया, इंडस्ट्री को लिया गया, माइनिंग को लिया गया, लेकिन एक वर्ग अभी भी अछूता है, जो कि है मीडियम, यानी कि मिड सेगमेंट के जो आदमी हैं, जो हम लोग जैसे लोग जॉब कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर देखिए तो लगभग जो इंडस्ट्री में अभी इस समय अनाउंसमेंट है उसमें ये क्लियर है कि 30% तक जो है वो सैलरी कट देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ 40% जो है वो करीब आपकी जॉब जाती हुई नजर आएगी। तो इन दोनों आंकड़ों को अगर समझें तो मुझे लगता है कि एक अनाउंसमेंट इस सेगमेंट के लिए भी, यानी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर जरूरी है, जिसका हम लोग इंतजार करें। ठीक है, हमारे साथ मुकेश मोहन गुप्ता साहब भी जुड़े हैं। सर, आप एमएसएमई के एक्सपर्ट हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन सरकार देने की बात करती है, वित्त मंत्री ऐसा कहती है, लेकिन इसके उलट एक खबर, एक बयान सामने यह भी आता है नितिन गडकरी जी का कि 5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो अभी सरकार पर है एमएसएमई का। तो ऐसे में किसकी बात हम सही माने? नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है जी समझने में। ये गडकरी जी ने ये नहीं कहा कि
इनका कर्ज है एमएसएमई का सरकार के ऊपर। जी देखिए जो 6 खास जो अनाउंसमेंट है, ऑनरेबल फाइनेंस सीतारमन जी ने 1 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट, उसमें जो एक अनाउंसमेंट था वो ये था, लोन के तो है हम बात करेंगे, बट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट था वो ये था कि जो भी एमएसएमईज हैं उन्होंने अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या सीपीएससी को कोई अगर माल बेच रखा है, सामान दे रखा या कोई सर्विस दे रखी है, तो उसका पेमेंट 45 डेज के अंदर उनको करना होगा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का एक एक्ट है एमएसएमईडी एक्ट, उसमें पहले ये प्रोविजन है कि अगर आप किसी भी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री से कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसका भैया पेमेंट 45 डेज में कर दीजिए, नहीं तो आपको 3 टाइम्स ऑफ बैंक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो बैंक रेट है उसका 3 गुना ब्याज आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि पहले बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो ये एमएसएमईज है ये अपना माल बेच देते हैं या सर्विस दे देती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लार्ज कॉर्पोरेट को, सीपीएससीज को, स्टेट गवर्नमेंट को, और वहां वो पैसा उनका किसी ना किसी वजह से अटका रहता है, समय से नहीं मिल पाता। ये जो एमएसएमईज है ये बैंकों के पास बार बार क्यों जाना चाहते हैं, इसका कारण हमें समझना होगा। इसका कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि जो उनका पैसा था वो डेटर्स में फंस जाता है, वो उनका अपना पैसा है जिस पर उनको ब्याज भी देना पड़ता है बैंक से, वो उनको वापस नहीं मिल पाता। जब उनको पैसा वापस नहीं मिल पाता तो वो बेचारे क्या करेंगे, फिर दोबारा बैंक के पास जाते हैं क्योंकि उनको अगला ऑर्डर पूरा करना है, अगले ऑर्डर के लिए माल लेना है, तो इसलिए बार बार हमें बैंक को चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर ये पैसा, मैं समझता हूँ कि अगर यही पैसा हमें समय से मिल जाए, जो हमने अपना माल भेज दिया, जो हमने अपनी सर्विस दे दी, जो हम सोचते थे कि 45 डेज में हमें पैसा मिल जाएगा, वो अगर हमें समय से पैसा मिल जाए तो काफी है। तो अब गडकरी जी ये कह रहे हैं, वो एक अनुमान है उनका, एक अभी तक ये कोई डेटा नहीं है कहीं पर भी किसी जगह पर ये जो एमएसएमईज है इनका कितना पैसा फंसा हुआ है लार्ज कॉर्पोरेट में, कितना पैसा फंसा हुआ है जो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या सीपीएससीज है। तो गडकरी जी ने एक अनुमान लगाया है कि भाई ये शायद 5-5.5 लाख करोड़ रुपए जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर है। आप ये समझिए लोन की शायद मैं समझती जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये 5 लाख करोड़ रुपए जो बात कर रहे हैं ये आ जाए, तो जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं अगर वो भी ये समझ ले कि भाई हमें भी पैसा दे देना है इन एमएसएमई का टाइम पे, इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अगर ये बिल्कुल कटिबद्ध ये तरीके से बात करें और ये बिल्कुल इंश्योर करें कि इन एमएसएमई का पैसा हम समय से दे दें, तो शुभम मैं समझता हूँ कि इन एमएसएमई को बैंक के लोन के पीछे भागने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जिसके लिए गडकरी जी, फाइनेंस मिनिस्टर सभी ने अब तो ये कह दिया है तो ये 55 डेज में पैसा मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये पैसा मिल जाए समय से, और फिर जो चक्र है जो एमएसएमई का है, जो लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक मैं समझता हूँ दूर हो जाएगी इस 5 लाख करोड़ से। ठीक है मुकेश जी, हमारे साथ अजय जी मौजूद है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर ये मांग की है कि सरकार को पैसा ट्रांसफ़र की नीति को अपनाना चाहिए, पैसा मजदूरों के खाते में जाना चाहिए, लोगों के खाते में जाना चाहिए, तो ऐसे में सरकार इस नीति को क्यों नहीं अपना रही है? सरकार पैसे क्यों ट्रांसफ़र नहीं कर रही है जबकि ऋण की बात कर रही है सरकार बार बार, ऐसा क्यों सर? नहीं, मेरे ख्याल से जो सरकार का जो अप्रोच है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके स्ट्रक्चरली इकोनॉमी को हर सेक्टर वाइज खड़ा किया जाए या मजबूत किया जाए या इम्पिटस दिया जाए, लिक्विड दी जाए, थोड़ा वो खड़े हो जाए ऑल सेक्टर्स। बट द इशू, जैसे मैंने पहले भी बोल रहा हूँ मैं, कि ये सारा अनाउंसमेंट जो है बॉइल्स डाउन टू इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है इस पर। अनाउंसमेंट तो है, जैसे गुप्ता जी बोल रहे थे अभी कि एमएसएमई का जो 65 डेज़ में आपको पेमेंट आपको करनी पड़ती है, बट वो होता नहीं है। तो मुझे भी पता है कि जैसे गडकरी साहब जो कह रहे थे, बेसिकली वो नहीं कह रहे थे कि वो लोन है या कुछ है, वो एक्चुअली ड्यूज़ थे जो वेरियस डिपार्टमेंट से पीएसयूज या गवर्नमेंट में जो ड्यूज़ हैं जो उनको देने हैं। तो अब इशू ये होता है कि जब पैसे ही नहीं, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जितना पैसा है वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। सो अवेलेबल फंड्स अगर हैं तो वो तभी देंगे ना, जब अगर फंड्स ही अवेलेबल नहीं है सरकारी डिपार्टमेंट या पीएसयूज के पास, तो वो फंड आगे कैसे देंगे, किसको देंगे? तो मेरे ये क्वेश्चंस है। मैं इनफैक्ट अगर पीछे भी जाए, कोरोना वायरस से पहले भी, अगर IL&FS एक कंपनी है वो डूबी क्यों? वो सरकारी कंपनी है सपोर्टेड बाय सरकार, सो वो डूबे क्यों? बिकॉज उसका बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। आई नो फ्रॉम इनसाइड कि बहुत सारा पैसा उनका बाहर जो प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए उन्होंने, वो बहुत सारे करोड़ों, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के पैसे फंसा हुआ है।
और उनको अब वो लिक्विडिटी का इशू हो गया। तो ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इशू अब आएगा कि इनको पैसा अवेलेबल है, ये तभी वो दे पाएंगे, तभी वो अगर दे पाएंगे तभी वो प्राइवेट इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और वो रीस्टार्ट कर सकते हैं इकॉनमी। तो मेरे ये क्वेश्चंस है। ठीक है सर। शुभम, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा जी देखिए आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन बड़ा सीधा है। आप कह रहे हैं कि भाई सरकार लोगों की जेब में पैसे क्यों नहीं डाल देंगे, यही क्वेश्चन है ना आपका? जी जी। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि भैया घर बैठो, काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे हमसे लेते रहो। ना तो ऐसा पॉसिबल है, ना तो कोई सरकार नहीं मुकेश साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा सवाल ये था, मेरी बात ये थी कि इस दौर में जब लॉकडाउन के बाद में कुछ दिनों तक के लिए एक नियत अमाउंट जो है वो डाल दिया जाए खाते में कि लोग जिनके घर में अनाज खत्म हो गया है, जो अपने अपने घर की ओर चल पड़े हैं, वो कुछ दिन और घर में ठहर जाएं, अपना जो खाने का सामान है वो खरीद लें और सरकार क्या कुछ नीति आगे बनाएगी उसके बाद फिर उसका पालन करेंगे। लेकिन अब ऐसे में जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, जेब पूरी खाली है, अकाउंट पूरा खाली है, तो लोग घर अपने गाँव जाने को तो मजबूर है ना। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है कि भाई हमने इनका खाने का अरेंजमेंट कर रखा है, उनको अपने घर पे लाने का अरेंजमेंट कर रखा है। बल्कि मेरा तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये इनको अपनी अपनी स्टेट पे ना भेजते, उनको हम ये ना समझते कि ये इस स्टेट का है, ये इस स्टेट का है, ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये उत्तराखंड का है। अगर हम कहें कि भैया ये भारत के नागरिक है, जहाँ पर जो है वहाँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, एक और बहुत बड़ी समस्या सामने आई है, मुझे आज ही पता चला है कि बहुत सारे मजदूर अब ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया अब हमें वापस बुला लो। यानी जो वो चले गए थे, अब जब उनको लगा कि अब ये मंडे से या इसके बाद 2-4 दिन में ये फैक्ट्री खुल जाएंगी और अभी धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई, अब वो वापस आ, देखिए गाँव में जाकर भी कोई वहां पर ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा खजाना रखा है या उनके पास बहुत बड़े घर है। जहाँ भी वो पहले तो बेचारे 14 दिन के लिए क्वारंटीन में चले गए, उसके बाद में वहां पर भी अगर उनके पास पहले से इतना साधन होता तो वो वहां अपना घर चढ़ के नहीं आते, तो वहाँ साधन अभी भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं करीब 1 लाख लोगों ने शायद ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन फाइल की है कि सर हमें अब वापस बुला लीजिए। अब समस्या ये है कि पहले तो उनको जिस तरह से ट्रेन से भेजा गया, क्या उस तरह से उनको वापस लाने के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलेंगी? तो सरकार से निवेदन है कि जैसे उनको भेजा गया, जो लोग अब आना चाहते हैं उनको लाने का प्रबंध भी। नहीं गुप्ता जी मैं आपसे कुछ और कहना चाहूँगा। ये डायकॉटमी है। पिछले 4 दिन से सरकार अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट कर रही है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, काम शुरू कराएंगे, वो करेंगे और रिलैक्सेशन देंगी, पहले से कह रही है। और एक तरफ वो कह रहे हैं और दूसरा साथ में आप देख रहे हैं कि जो मजदूर है या जो स्किल्ड वर्कर्स है जो भी है वो अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। तो वो तो या तो बिलीव नहीं कर रहे सरकार में, दैट इज़ वाई दे आर गोइंग होम, अदरवाइज वो दे वुड स्टे बैक कि वहाँ यहाँ पे काम शुरू होने वाला है तो मेरे को रोजी रोटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे डायकॉटमी नहीं है। अभी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको ये किया जाता कि जहाँ है वहीं रुक जाए। लेकिन अभी क्या है, अभी तो खुलने की बात है ना। खुलने में मैं आपको जो मेरा ओपिनियन है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो तो अभी खुलेंगी, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई मेरी फर्नीचर की दुकान फैक्ट्री है, अगर मेरा टॉय फैक्ट्री है, मेरा कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री अभी आप मान के चलिए कि अभी कुछ दिन तक नहीं खुल पाएंगी। उसका रीजन ये है कि अगर मैं कोई गारमेंट बना रहा हूँ तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो मेरा होलसेलर है वो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आगे माल बिकेगा नहीं। इसी तरह और जो मैंने एग्जाम्पल दिया, टायर है, फर्नीचर है, तो जो फैक्ट्रीज है वो अभी धीरे धीरे खुलेंगी। जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो ऑलरेडी खुलेंगी अभी टाइम पे, लेकिन जो ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की नॉन एसेंशियल कमोडिटीज है इनकी मुझे लगता है कि इनको खुलने में और टाइम लगेगा। लेकिन इन फैक्ट्रीज में भी जो मजदूर अब वापस आना चाहते हैं उनको अब पहले 14 दिन यहाँ पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। अगर जब वो आएंगे तो पहले 14 दिन, क्योंकि अभी एक नियम है कि जब भी कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो अब ये गए तो इनको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ा, अब ये वापस आएंगे तो फिर इनको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा पहले। तो ये लेकिन जो समस्या है, देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी आदमी की क्रिएटिव करी हुई तो समस्या है नहीं, ये तो एक नेचुरल प्रॉब्लम है और ऐसी समस्या आज से पहले कभी आई भी नहीं थी पूरे वर्ल्ड में। मैं समझता हूँ कि सरकार भी अभी जो हिट एंड ट्रायल की जो पॉलिसी है उनको भी बहुत क्लियर नहीं पता कि भाई अभी इसको खोला जाए कि नहीं खोला जाए। कुछ लोगों की डिमांड है कि साथ खोल दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं मॉल भी खोल दो, पिक्चर हॉल भी खोल दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल बंद करिए, अभी तो बल्कि कर्फ्यू लगा दीजिएगा। ये दोनों बड़ी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है,
कि ये बड़ी दुविधा की स्थिति है कि करें तो क्या करें। एक भी काम करेंगे तो दूसरा पक्ष कहेगा कि सर आपने ये गलत कर दिया। अब ये खुलेगा तो जैसे एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया जून जुलाई में बहुत इसकी महामारी का रूप ले सकती है। अगर ये ऐसा सच हो गया तो लोग कहेंगे कि आपने खोल के गलती कर दी। अगर अभी नहीं खोलेंगे तो लोग कह रहे हैं कि आप इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति है। यदि बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, और लेकिन इसमें मैं समझता हूँ, मैं बात हो रही थी, मेरे ब्रदर है वो डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि भैया देखो प्री कोविड और आफ्टर कोविड कुछ नहीं होगा। आफ्टर कोविड जैसी कोई चीज नहीं होगी इस दुनिया में। प्री कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड, मतलब ये कई सालों तक ये हमें इसके साथ ही, इस बीमारी के साथ ही चलना पड़ेगा। शायद हमारी लाइफ टाइम आफ्टर कोविड नाम की कोई चीज नहीं होगी, ड्यूरिंग द कोविड नहीं होगी। तो अब हमें खुद का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जो अपना लाइफ स्टाइल है उसका चेंज करना पड़ेगा। फैक्ट्रीज हैं उनमें सरकार की पॉलिसीज हैं, जो गाइडलाइंस हैं पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। और ये बात ठीक है बोलना है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि ठीक होने वाला है। अगर इसको पूरा लॉक ना भी खोला जाए तो भी ऐसा नहीं है कि 15 दिन में शायद ही बीमारी खत्म हो जाए। तो अब तो सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। बट हाँ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो मजदूरों का जाने का हुआ है वो शायद अगर इसको किया जाता तो ये फैक्ट्री भी शायद समय से खुल जाती। और जो परेशानी हुई, जो उसका दुख है, जब आप हम देखते हैं रात दिन में कि मजदूर बेचारे जा रहे हैं, परेशानियों से जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रास्ते के साथ क्या परेशानी हो रही है, तो देखकर वास्तव में आप सभी को दुख। रवि सिंह जी से पूछूंगा कि देखिए 3 दिन पहले ये अनाउंसमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, हम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये करेंगे वो करेंगे फलाना टिमकाना, और ये अनाउंसमेंट्स हुई है। लेकिन उसके बाद भी लोग जा रहे हैं अपने गांव की तरफ और मर भी रहे हैं। तो इसका मतलब मैं तो समझता हूं कि या तो उनको समझ नहीं आता कि हम बेनिफिशरीज हैं, हमको ये मिलने वाला है, या तो उनको और भी कोई, या तो वो ट्रस्ट नहीं करते हैं सरकार पे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए अजय जी, मैं थोड़ा आपके जो आपने पीछे आंसर दिया था मैं उस पर जोड़ते हुए इसका आंसर दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले ही रिसेशन का दौर चालू था इस कोरोना वायरस से पहले। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी में कंपैरिजन करें तो उस टाइम पे जो सारे आंकड़े आ रहे थे वो ये क्लियर करते थे कि इस समय इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है और उस पर भारत अछूता नहीं। क्योंकि अगर आप ऑटो के नंबर 3 महीने के लास्ट 3 महीने में पहले, यानी कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर के देखिए तो उनमें करीब 36% तक की गिरावट थी और उस समय से मंदी का दौर चालू था। अब हुआ क्या कि उस समय से ही काफी हद तक काम रियल एस्टेट का या फिर इंडस्ट्री का कम होना शुरू हो गया था और कोरोना वायरस ने उसको कहीं ना कहीं से पूरी तरह से हिट कर दिया। और इसी वजह से जो अभी मजदूर हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपने एकदम क्लियर कहा कि देखिए ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर आगे आके, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या फिर जैसे यहाँ पर सेंटर की गवर्नमेंट है, दोनों को ये क्लियर स्टेटमेंट देना होगा कि आप कहीं मत जाइए, आप अपनी जगह पे रहिए, आपको काम मिलेगा, हम काम धंधा वापस स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से सरकार की एक कमी नजर आ रही है जो कि ना किसी मीडिया के माध्यम से आपको नजर आई है, ना किसी के स्टेटमेंट में नजर आई है। दूसरी तरफ है, आप ये कह रहे हैं कि आप अपने घर जाना चाहते हो तो हम इंतजाम कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन है, आप जाइए। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप रहिए। तो देखिए दुविधा में सब लोग पैनिक हैं इस समय और ऐसे पैनिक सिचुएशन में लोग अपने घर को सेफ समझते हैं इसलिए जाना चाहते हैं। लेकिन अजय जी यहाँ पर मैं एक और नंबर देना चाहूंगा। देखिए सबको घर ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यूपी देखें या फिर बिहार को देखें तो लगभग 1 करोड़ लोग बिहार के मजदूर हैं, 1 करोड़ से कहीं ज्यादा, लगभग 2.25 करोड़ के आसपास यूपी के मजदूर हैं, एमपी, झारखंड, इन सभी को अगर मिला लें तो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा मजदूर होते हैं। और इन लोगों को एक साथ ले जाना पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से जो कुछ परसेंटेज लोग हैं वो लोग अपने घरों को जा रहे हैं और उनको भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो लोग इस वजह से थोड़े से पैनिक सिचुएशन में हैं। और मुझे लगता है कि आपने सही बात कही कि यहाँ पर सरकार को आगे आकर बोलना होगा कि नहीं आप वहां रहिए, हम वापस से काम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी तेलंगाना सरकार ने किया, आपने तमिलनाडु में देखा, केरला में देखा कि वहां की सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कर्नाटक के लिए मना किया। कर्नाटका सरकार ने जो ट्रेनें रोकी वहां पे प्रोटेस्ट हो गए।
वही मैंने कहा अजय जी, यहाँ पर इसी चीज की जरूरत है। उन्होंने सिर्फ इसलिए ट्रेनें रोकी क्योंकि उनको भी मजदूरों की जरूरत है और वापस उसके बिना काम नहीं स्टार्ट हो सकता है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको लेकिन दूसरे मजदूर एंगल से लेना शुरू कर देती है। लेकिन मजदूर कह रहे थे हमको तो गांव जाना है, वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए, जब आपको डर होगा, देखिए मैं आपको एक जनरल बात आज बताना चाहूंगा कि मैं जब अपने ऑफिस से आज आ रहा था तो मुझे मेरे सिक्योरिटी जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड हैं उनमें से एक बंदे ने कहा कि क्या ये कोरोना से हम लोग मरेंगे तो नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है, नहीं तो मैं असम का हूँ, वो असम का है, तो क्या मैं असम चला जाऊं? मैंने कहा आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, असम जाके आपका क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं, 2 महीने रहूंगा, वापस फिर से अगर 3 महीने में हालात ठीक हो गए तो वापस आ जाऊंगा। तो मैंने उससे समझाया कि नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है, आपकी जान है, आप उसको जो सरकार यहाँ पर निर्देश दे रही है उनको फॉलो करिए। तो ऐसे ही हर आदमी को ज्यादातर काउंसिल करने की जरूरत है और कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। और अजय जी, आप इस बात से एग्री भी करेंगे कि अगर मजदूरों को सही डायरेक्शन दिया जाए, जो लोग जा रहे हैं वापस, तो शायद थोड़ा सा कम लोग जाएंगे। और उनको सबसे बड़ी चिंता किस बात की है? अपने काम की, पैसा कैसे मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा। इसको अगर सरकार दूर करती है तो जाना कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि उनको आने वाले कुछ महीने सालों में वापस फिर से आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सरकार की जो नीयत है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम नजर आ रही है, या फिर ये कहें कि उसको पॉलिटिकली एंगल है कि अपोजिशन अपना कैश कराना चाहता है, वो अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। तो इसके बीच में जो गैप है उसमें कहीं ना कहीं से मजदूरों के साथ जो है वो हित नहीं हो रहा है या उनका कल्याण नहीं हो रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ आकाश जिंदल साहब जुड़ गए हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार राहत देने की बात कर रही है लेकिन फिर भी मजदूरों का पलायन जारी है, और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या सरकार मजदूरों को ठीक से राहत नहीं दे पा रही है, क्या सरकार मजदूरों के साथ में अच्छे से समन्वय नहीं कर पा रही है, क्या उन्हें अपना जो मैसेज है वो मजदूरों तक नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए हमें मजदूर भाइयों को समझना होगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट ने मजदूर भाइयों के साथ बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च की। देखिए, मजदूर भाई अपना गांव छोड़ के अगर शहर आए थे, इंडस्ट्रियल एरिया में आए थे, तो किस लिए आए थे? रोजगार के लिए। आज अगर उन्हें गांव जाना पड़ रहा था तो मजबूरी के तहत जाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, उनको सहूलतें नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए कहूंगा कि प्रॉब्लम ये थी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भोजन प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी, उनको फैसिलिटीज नहीं दे पा रही थी। अगर हमारे मजदूर भाइयों को भोजन मिलता रहता, उनको फैसिलिटीज मिलती रहती, उनको देखभाल होती, उनकी हैंड होल्डिंग होती, हैड देयर बीन समबडी टू कम्युनिकेट टू देम, टू डायलॉग विद देम कि हाँ आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, आपको कोई तकलीफ है तो हम आपके साथ हैं, तो वो वापस जाने के लिए तो यहाँ नहीं आए थे। क्योंकि अब देखिए, इंडस्ट्री रीओपन होने वाली है, इंडस्ट्री रीओपन होने वाली है तो इंडस्ट्री को मजदूर भाइयों की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली मजदूर भाइयों को भी रोजगार चाहिए। देखिए, गांव से क्योंकि उतना रोजगार नहीं था, इसलिए वो इंडस्ट्रियल एरियाज में आए थे, इसलिए वो सिटीज में आए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन का गैप रहा है, जिसकी वजह से जो है मजदूर भाइयों को जो है पलायन करना पड़ा है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे उनकी देखभाल अच्छे से क्यों नहीं की जा रही, क्यों ऐसे दुखद हादसे होते हैं कि हमारे मजदूर भाई 5-5, 6-6 दिन कड़कती धूप में हमारे मजदूर भाई चल के जाते हैं। या किस तरह का हादसा हमने 5-6 दिन पहले देखा महाराष्ट्र में कि हमारे मजदूर भाई चल रहे थे, थक के हमारे मजदूर भाई कहीं रेल ट्रैक पे बैठ गए और उसके बाद कितना दुखद हादसा हुआ। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमें उनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। लेकिन आज जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज मेरे हिसाब से हिस्टोरिक रिफॉर्म्स हुए, चाहे हम कोल सेक्टर में लें, चाहे हम एविएशन सेक्टर में लें, या हम और सेक्टर में लें, एटॉमिक सेक्टर में लें। आज जो है मेरे हिसाब से पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं। आज तक ये बात होती थी, मैं ये कहना चाहता हूँ अब देयर विल बी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू इंडिया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉक्टर का मानना है अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बार बार हम बात करते थे सीएमआई के डेटा की, जो बता रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट 27.1% हो गई है। अब उसको टैकल कैसे किया जाए, उसको एड्रेस कैसे किया जाए। These reforms, particularly which have been introduced today, they would generate lots and lots of jobs. उसके बाद पर कैपिटा इनकम में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। अभी पिछले दिनों, पिछले एक हफ्ते में लगातार नेशनल और ग्लोबल चैनल्स में चर्चा चल रही थी, जिसका मैं हिस्सा था,
GDP growth, Barclays is saying 0%, Moody's is saying 0%, IMF is saying 1.9%. आज के रिफॉर्म जो फोर्थ डे ऑफ रिफॉर्म्स है, उसके बाद मैं आकाश सिंघल इकोनॉमिस्ट बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि इस साल देश की जीडीपी ग्रोथ 3.5% तक की हो सकती है। अगर कोई भी चाहे तो मैं पूरे डेटा और पूरे वर्किंग और जो है पूरी कैलकुलेशन दे सकता हूं। आई थिंक ये बिग बैंग रिफॉर्म्स हैं जिसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बहुत से इंपोर्ट को हम रोक पाएंगे और इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ेगी। उससे एक और चीज फायदा होगा जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, उससे इंडियन रुपी स्ट्रेंथन होगा डॉलर के अगेंस्ट। देखिए डॉलर के अगेंस्ट हम लगातार पीछे काफी देर से हारते आए हैं और हमें नहीं भूलना चाहिए 2 साल पहले का वो मंजर जब हमारे पास ये संशय सताने लगा था, ये डर तक सताने लगा था कि कहीं पेट्रोल इंडिया में 100 रुपये ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ क्रूड ऑयल बढ़ रहा था, दूसरी तरफ डॉलर बढ़ रहा था। तो ऐसे में ये जो रिफॉर्म्स है जो आज इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसकी वजह से हम बहुत से इंपोर्ट रोक पाएंगे, बहुत सा फॉरेक्स आउट को रोक पाएंगे, बहुत सी एफडीआई अंदर ला पाएंगे, जिसके चलते हुए रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हो जाएगा, जो इंडिया की इकोनॉमी को शेप अप करने में फार रीचिंग इंप्लीकेशन करेगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा पिछले 4 दिन से हम लगातार अनाउंसमेंट सुन रहे हैं। पहले 3 दिन की अनाउंसमेंट बहुत बढ़िया थी, बट आज टुडे इज द डे ऑफ बिग बैंग रिफॉर्म। This is something which we wanted. Rather, I have been waiting for, my organization AakashJindal.in has been waiting for all this for the past 6 years. These are genuinely big bang reforms. एक वो जो है विजनरी रिफॉर्म्स है, विजुअलाइज किया गया है कि किस तरीके से इंडिया ग्रो कर सकता है, जिंदल किस साहब, तरीके से हम बढ़ सकते हैं। जिंदल जी, तो मैं अगर आप सार मान लें अब ये सब अनाउंसमेंट जो हुई तो हम लिबरल इकोनॉमी से मे भी प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर इसका मतलब जैसे आज की जो अनाउंसमेंट्स हुई है। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। आई लव ऑफ दिस क्वेश्चंस लाइक दिस। देखिए आप तो खुद अजय जी बहुत नॉलेज रखते हैं। आज का वक्त ही मेरे दोस्त प्रोटेक्शनिज्म का है। सबसे पहली एग्जांपल, अमेरिका ने प्रोटेक्शनिज्म के चलते हुए क्या क्या किया, लास्ट ईयर हमारे साथ क्या किया गया, क्योंकि हमारा दोस्त है अमेरिका। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हुआ है, मेरा मतलब ये नहीं कि, बट आई एम सेइंग कि दिस शोज द अप्रोच, गवर्नमेंट अप्रोच। दिस इज द ट्रेंड ऑफ द डे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज द ट्रेंड ऑफ द डे। डोनाल्ड ट्रंप कहता है अमेरिका फर्स्ट। यूएस चाइना ट्रेड वॉर क्या किया जी, आपको बहुत नॉलेज रखते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर प्रोटेक्शनिज्म ही थी। These were 2 years of global protectionism which we saw. डोनाल्ड ट्रंप साहब की कई पॉलिसीज हमने देखी, इस तरीके से एमएफएन स्टेटस जो है या कई और चीजें जो है, हमारा जो स्टेटस ऐसा था जो इसके लिए मैं एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करूं, जिसको इंडिया को एक बढ़िया ट्रेडिंग पार्टनर यूज किया गया था, वो स्टेटस हमसे विड्रॉ होने की बातें हुई। तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म इज द ऑर्डर ऑफ द डे। अब जहां तक ये बात है, अगर हम अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, मैं उससे नहीं, अब मेरा जिंदल साहब, मेरा अब सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ये है जी कि नाउ जैसे हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम था, इट वाज एम्ड एट अट्रैक्टिंग एफडीआई, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, सो इज इट नॉट काउंटर नाउ मेक इन इंडिया और इसका प्रोटेक्शनिज्म जो आज अप्रोच है, काउंटर? It's a very interesting question. It's a very interesting and a very relevant question, and I would love to answer it. देखिए आज की तारीख में all this makes sense. Why so? Because initially we had a big, huge competitor called China. Now, all of you know global politics very well. China is being looked upon as a different entity these days. जिस तरह के सवाल चाइना पे खड़े किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, उसके बाद मेरे हिसाब से कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर पाएंगे और एफडीआई का पैसा भी आएगा। देखिए आज यूएस की इकोनॉमी या यूरोपियन इकोनॉमी सेक्युलर हो चुकी है। यूरोपियन इकोनॉमी बहुत सी ऐसी है जो 0.25%, 0.5% जीडीपी ग्रोथ कर रही है। उनको इन्वेस्टमेंट के लिए और जगह चाहिए। चाइना एक तरीके से मैं कहूँ देसी भाषा का इस्तेमाल करूँ तो बंद होता जा रहा है। जो कुछ चाइना के ऊपर आरोप लगे हैं, जो क्वेश्चन मार्क खड़े किए गए हैं, तो चाइना में अब ग्लोबल मनी नहीं जाएगा। अब यूरोप में, यूएस में उस तरह की ग्रोथ नहीं है, वो पैसा कहाँ जाएगा? मेरे हिसाब से जो है वो पैसा इंडिया की तरफ आएगा, क्योंकि इंडिया एक पॉजिटिव, एक फ्रेंडली कंट्री की तरफ रूप में उभरा है। मोदी साहब ने बड़ा अच्छा रेपो बिल्ड किया हुआ है कहीं ना कहीं, चाहे यूएस के साथ, चाहे यूएस को जब हमने दवाइयां दे दी थी, या यूरोप के साथ रेगुलर विजिट। ना सिर्फ यूरोप और यूएस की बात करें, बल्कि चाइना के पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ। जापान, हमने देखा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में किस तरीके से जापान हमारे साथ खड़ा रहा। फिर साउथ कोरिया की बात करें, वहां के उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमें पैसा आएगा, बिकॉज बहुत सी इकोनॉमीज में अब ग्रोथ का स्कोप नहीं है। जापान की बात करें, लास्ट ईयर एक क्वार्टर ऐसा था उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ दी, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट के लिए स्कोप नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं तो जाना है। चाइना की जिस तरह की इमेज बनी है, उसके बाद बड़ी इकोनॉमी कौन सी बचती है? देखिए, आप अगर हम ग्लोबल इकोनॉमीज को देखें, नंबर 1 पे यूएस है, फिर चाइना है, फिर जापान है, वेस्ट जर्मनी है। आज की तारीख में यूएस, जापान, वेस्ट जर्मनी गलत शब्द यूज किया, जर्मनी है। तो आज की तारीख में यूएस, जापान, जर्मनी इस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे नहीं रहे हैं। चाइना में आपको जाना नहीं चाहेगा फॉर ऑब्वियस रीजन। 2 साल हमने यूएस चाइना ट्रेड वॉर के देखे, उसके बाद चाइना के ऊपर किस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं सारी दुनिया को पता है। तो आई थिंक क्लियरली जो है हम एक बहुत एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, स्टकिंग करने के लिए। देखिए, जहां हिंदुस्तान को कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुए दुनिया के साथ साथ, वहां कोविड की वजह से कुछ एडवांटेजेस भी मिले हैं। हम एक पॉजिटिव फ्रेंडली कंट्री के रूप में उभर के आए हैं, जहां इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत अब्जॉर्प्शन है, जहां फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, जो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज देते हैं और फ्रेंडली रेजीम भी है। तो आई थिंक जनरल साहब, मैं यही सवाल मैं डॉक्टर रवि से भी पूछना चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया और प्रोटेक्शनिज्म काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। जी बिल्कुल काउंटर कर रहा है, क्योंकि मैं 2 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगा। देखिए, पहले मेक इन इंडिया प्रोग्राम जब इंडिया लेके आया और पिछले अपने शासनकाल में, तो उस टाइम पे काफी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ और आपने इसके सामने एग्जाम्पल देखे हैं। दूसरी तरफ जो एफडीआई की आप बात कर रहे हैं, तो अब तक मैं आपको बता दूं लगभग 35,000 करोड़ रुपए, यानी 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए पर डे स्टॉक मार्केट से जो है वो विदेशी कंपनियां बाहर खींच रही हैं, और इसी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट लगभग 25 से 30% नीचे यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि काफी बड़ा उसका यहाँ पर वेटेज होता है। तो कहीं ना कहीं से ये एक दूसरे से काउंटर कर रहे हैं। और अब जो विदेशी नीति है, जैसे अभी आपने ट्रंप के जो रिसेंट स्टेटमेंट हैं, चाहे वो दवाओं को लेकर हो, जो एसपीक्यू दवा को लेकर के एक स्टेटमेंट आया, फिर उसने ट्रंप जी ने मोदी जी को यहाँ पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो आगे की जो सब्सिडीज है उसको बंद करेंगे, उसके बाद दवा। तो ऐसे पॉलिटिकल स्टंट तो होते रहेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि इस समय उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से कैश कराना चाहता है अजय जी। यानी कि वो ये सिर्फ चाहता है कि जो बाहर हेडक्वार्टर कंपनियां खोल रही हैं, चाहे वो जापान में खोल रही हो, चाइना में खोल रही हो या दूसरी कंट्रीज में, वो किसी तरीके से भारत में खोलें, जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिल सके और चीप लेबर का भी फायदा यहाँ पर मिल सके, जिस चीज को अभी तक चाइना कैश करा रहा था। और जैसा अगर आप देखिए, बड़ी कंपनीज में जो इस समय है, उनमें कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर चाइना में बना रखे हैं और उनको भारत में शिफ्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ भारत अब अपनी पावर को समझ चुका है कि सबसे बड़ी बात है, एक्सपोर्ट को आपको अगर इंक्रीज करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे अभी पल्सेस है, कॉटन है, इनके हम टॉप प्रोड्यूसर है। इस साल अगर आप सिर्फ कॉटन की बात करें तो 1 करोड़ बेल का स्टॉक किया है और उसका अब मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से दोनों चीजें यहाँ पर एक दूसरे को काउंटर भी कर रही, लेकिन जो अभी स्ट्रैटेजी है वो कहीं पूरी तरह से ये नजर आ रही कि पहले डोमेस्टिक को इंक्रीज करें। और डॉक्टर रवि, जब चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं हम, अगर हम प्रोटेक्शनिस्ट बन जाएंगे, प्रोटेक्शनिस्ट हमारी पॉलिसी रहेंगी और चाइना लिबरल इकोनॉमी रहेगी, एफडीआई अलाउड है हर चीज में, तो विल द कंपनीज गो बिजनेस गो देयर और हियर? नहीं, देखिए, मैं अजय जी यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कंक्लूजन में कि भारत दोनों चीजों को सपोर्ट दे रहा है। यानी कि वो थोड़े से कुछ ऐसे सेगमेंट और सेक्टर हैं जिनमें कि वो चाहता है कि एफडीआई निवेश कम से कम हो, और कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो टेक्नोलॉजी है, फार्मा सेक्टर है और खास तौर से आईटी सेक्टर है, इनके जो सपोर्ट है वो शायद एफडीआई के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फ्रेंडली यहाँ पर नजर आते हैं। अगर आप पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर देखिए तो फार्मा का तो हमारा बहुत पोटेंशियल है, विच इज नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली फॉर ऑल दीज इयर्स। लेकिन फार्मा के साथ ही जैसे अगर आप देखिए तो जिस तरीके से फार्मा सेक्टर हमारा है और यूएस जो कंपनियां यहाँ की हैं उनको लेकर के, जैसे सन फार्मा है या अदर कई कंपनीज ऐसी हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उनको एफडीआई के अप्रूवल यूएस में लेने पड़ते हैं और वहां पे यूएस से बार बार उनके रिजेक्ट होते हैं। उसकी वजह से स्टॉक मार्केट की वैल्यू यहाँ पर गिर जाती है, उन स्टॉक्स की वैल्यू यहाँ पर गिरती है। तो
ये चीजें तो इसलिए फार्मा का तो सपोर्ट हमें बाहर से लेना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी वाइज हम थोड़े से यहाँ पर वीक हैं, अगर यूएस से कंपैरिजन करें तो काफी वीक हैं, तो शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक आपको एफडीआई और डोमेस्टिक दोनों को यहाँ पर देना पड़ेगा। और इसी के चलते सरकार ने यहाँ पर जो एमएसएमईज ने लघु मध्यम और ये सारे सेक्टर हैं, इनको लोन प्रोवाइड करके यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी, भारत सरकार ने भी अभी यूपी से सिर्फ बात करें तो लगभग 90 लाख एमएसएमईज यूनिट को बाहर के एफडीआई जो बाहर की कंपनीज है उनको कहा है कि आप उसका मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, उसका एक प्रपोजल गया हुआ है। तो इस तरीके की चीजें आप ये कह सकते हैं कि दुविधाजनक है, दोनों रास्ते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा जो आत्मनिर्भर जो पॉलिसी है, तो वो तो देखिए आत्मनिर्भर पॉलिसी आप आत्मनिर्भर किस तरीके से बन सकते हैं जब आप बाहर के साथ असामंजस्य बैठा के रखें। जैसे आपने नहीं उसका मैं तो समझता हूं कि इसका मतलब है कि जो बाहर वाली कंपनीज है, बाहर वाली कंपनी बेस्ड है, फॉरेन कंपनीज को उनको डिस्करेज करो। नहीं, देखिए ये तो पॉलिसी डिस्करेज करने वाली मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट यहाँ पर इस चीज को ऐसा करेगी, क्योंकि उसकी वजह से नहीं। एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कैंटीन्स है वहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर इशू हो चुका है कि 1 जून से खाली स्वदेशी का प्रोडक्ट्स बिकेंगे जी। दिस इज वन स्टेप ऑलरेडी, तो दैट मीन्स यू आर डिस्करेजिंग फॉरेन कंपनीज। बिल्कुल अजय जी, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं व्हेन वी कंपेयर इट टू चाइना, चाइना इज अलाउइंग इट। मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस पे। मैं जिंदल साहब देखिए दो चीजें समझिए। अभी यूएस ने जैसे कि ये एप्पल को अभी उन्होंने धमकी दी है, जो एप्पल मोबाइल आता है उसकी कंपनी को धमकी दी कि आप अपना हेड ऑफिस इंडिया में शिफ्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीजें इंडिया में भी चल रही हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखिए यहाँ पर आंखें दिखा करके ये दिखाना कि आपको अगर जरूरत है तो हमें भी है। मुझे लगता है सरकार की इस तरीके की पॉलिसी काफी अच्छी है, और इससे कंपनियों को भी कॉन्फिडेंस होगा कि यूएस से इस तरीके की एक्टिविटी से कोई डरने वाला नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि ये तो पॉलिटिकली एंगल तो आपको अजय जी मिलता ही रहेगा किसी भी सेक्टर में, चाहे वो कुछ हो सकता है आईटी सेक्टर में आपको देखने को मिले, कुछ फार्मा सेक्टर में देखने को मिले, कुछ ऑटोमोबाइल में देखने को मिले, लेकिन इस तरीके की चीजें तो मुझे लगता है कि बिजनेस में देखने को मिलती ही रहती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज का इश्यूज आते रहते हैं। जिंदल साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी अजय जी, आप बात कर रहे थे चाइना की कि चाइना ओपन है, चाइना को इन्वेस्टमेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने की और कई इनमें से बातें बड़ी लॉजिकल भी हैं। बट एक चीज आपको बता दूं, चाइना आज की तारीख में, बड़ी देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, 2 साल की यूएस चाइना ट्रेड वॉर और उसके बाद कोरोना के एलिगेशन के बाद भी चाइना रुक नहीं रहा है। अब यहाँ एक देसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, चाइना डायरेक्टली अब यूएस से पंगा लेने पे आमादा हो गया है। उन्होंने अपनी ग्लोबल डिजिटल करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले में मैदान में उतार दी है, ERBM। कहीं ना कहीं चाइना डायरेक्टली बाजार में आके यूएस को ही नहीं, उनकी करेंसी को, डॉलर को, जो कि एक ग्लोबल बिजनेस करेंसी है, उनको डायरेक्टली चुनौती दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बता दूं, यूएस और वो कंट्रीज जो यूएस के साथ सिंपथाइज करती हैं, जैसे कि यूरोपियन इकोनॉमी, वो अब चाइना में जाना पसंद नहीं करेंगी, बिकॉज चाइना इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 2 साल जो कुछ हुआ, जिस तरीके से यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई, जिस तरीके से अटैक, काउंटर अटैक, टैरिफ, काउंटर टैरिफ लगे, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ हुआ। जिंदल जी वो लड़ाई होके भी उन्होंने ट्रेड डील साइन कर ली जनवरी में सॉरी। जी हाँ, वो सब लड़ाई वड़ाई होके भी उन्होंने ट्रेड डील साइन कर दी। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस चीज पे, मैं आई एम विद यू कि ट्रेड डील साइन की, लेकिन उसके बाद कोरोना का इशू आया। कोरोना का इशू अगर आपको याद हो, जो इंटेंसिफिकेशन हुई है ग्लोबली, वो मार्च में हुई है, और उसके बाद जो सवाल खड़े होने की बात हुई है वो अप्रैल में होने शुरू हुए। सवाल खड़े होना, एलिगेशन लगना, टेढ़े क्वेश्चन पूछना, वो सब हुए हैं अप्रैल में और मई में। और उसके बाद चाइना क्या करता है, मई के अंदर जाके ERBM, एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले डायरेक्टली मैदान में आके खड़ा कर देता है। यानी चाइना एक तरीके से सीधा कह रहा है कि हाँ, वी आर हियर टू फाइट, वी आर हियर टू कम्पीट। ये तो चाइना का पुराना थ्रेट रहा है, दे हैव ऑलवेज डन इट।
बिल्कुल जी बिल्कुल, दे ऑलवेज बीन डूइंग इट। अब जो है, मैं जो दूसरे और लेके जाना चाहता हूँ, अभी तक यूरोप और यूएस हम घूम रहे थे। अगर आप जापान को देखें, साउथ कोरिया को देखें, उनका भी नजरिया चाइना को लेके अब कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आएगा। दे वुडंट हैव द सेम ओल्ड रिलेशनशिप विद चाइना, दैट इज जापान, साउथ कोरिया। जापान जैसे हम जानते हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है लास्ट ईयर तो एक क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट तक की है। हमने देखा है बुलेट ट्रेन में इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। उसी तरीके से साउथ कोरिया भी अब हिंदुस्तान के साथ नजदीकें बढ़ा रहा है। वहीं आप चाइना को देखिए, चाइना की ग्लोबल पोजीशन क्या है? OBOR के नाम पे पाकिस्तान ने क्या हाल किया उसने? CPEC के नाम के पाकिस्तान के अंदर कब्जा जमा लिया है। कितने कंट्रीज के अंदर जब वो OBOR के लोन चाइना को वापस नहीं कर पाए तो उनकी जमीनों पे चाइना ने कब्जा तक कर लिया। अब देखिए CPEC, जनरल साहब वो सब हम जानते हैं, OBOR वगैरह हम जानते हैं, CPEC वगैरह में जो भी किया, लोन दिया नहीं वापस किया, बट द इशू इज स्टिल चाइना इज एक्सपेंडिंग। देखिए मुझे ऐसा लगता है चाइना वॉज एक्सपेंडिंग टिल नाउ, बट आई थिंक नाउ दैट इज हिस्ट्री। चाइना वॉज एक्सपेंडिंग। मुझे तो लगता है इट इज मोर नाउ, अभी तो फर्टाइल ग्राउंड है चाइना को एक्सपेंड मोर व्हेन द वेस्ट इज कोलैप्सिंग। आई थिंक कि जो यूएस और यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या जापान या साउथ कोरिया अब शायद ये पसंद नहीं करेंगे। अभी तो क्या है, यूएस की मजबूरी थी। सर पसंद नापसंद की बात नहीं है ना। यूएस एंड वेस्ट इज कोलैप्सिंग, देयर इकोनॉमी इज शैटर्ड। बट वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस एंड यूरोपियन मनी गोइंग देयर। तो अगर पसंद नहीं होगा, वेदर द मनी वुड गो देयर। इशू तो यहाँ पसंद इसलिए आ जाती है। बड़ी अच्छी आपके साथ एकेडमिक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रही है। आई एम एंजॉयिंग दिस डिस्कशन। So there are very few, I mean, ankles who have that knowledge level. I'm so happy to be with you. But इससे मुझे जो है कि जब पसंद नहीं होगा तो क्या पैसा वहां जाएगा? चाइना को बिना पसंद के चल नहीं सकता। चाइना तो दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो जब दुनिया उसको पसंद नहीं करेगी, क्या दुनिया उनको पैसा देगी? क्या दुनिया उनसे सामान लेगी? अगर अमेरिका फर्स्ट जो है पॉलिसी आगे बढ़ेगी, यूरोप प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ेगा, जापान और साउथ कोरिया कहीं ना कहीं उस सुर में सुर मिलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया तो पहले सवाल खड़े कर चुका है। तो चाइना आइसोलेशन में तो ग्रो कर नहीं सकता। चाइना आज तक करता क्या है? दुनिया की इन्वेस्टमेंट लेता है, दुनिया को सामान सप्लाई करता है। अगर हम ये कंक्लूड कर लें कि दुनिया पसंद नहीं करती, कैसे वो पैसा आएगा और चाइना कैसे दुनिया को सप्लाई करेगा? ठीक है, आज तक उसकी इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग थी, बट आज तक वो वाली एवर्शन नहीं थी जो सामने दिख रही है। इस तरह के सवाल चाइना के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। हाँ, पिछले 1.5 महीने में चाइना क्यों ग्रो कर गया? क्योंकि कोरोना वहां पे पहले हट गया था और यूएस और यूरोपियन इकोनॉमी फाइट कर रही थी। मई के अंदर यूएस से रोज रिपोर्ट आ रही थी इतने कोरोना पेशेंट्स हैं, जबकि चाइना उससे मुक्त हो गया था। चाइना के अंदर मैं आपकी बात मानता हूँ, चाइना के अंदर अभी PMI डेटा अच्छा आया है, वहां जो है ग्रोथ भी अच्छी आई है, पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ गया है। मैं तो ग्रोथ को पॉल्यूशन लेवल के साथ भी जोड़ता हूँ कि सिटीज के साथ। तो चाइना की इकोनॉमी पिछले 1 महीने में रिकवर की है, क्योंकि कोरोना जो है उनके लिए हिस्ट्री हो गया है, जबकि यूएस और यूरोप और हिंदुस्तान। वही तो मैं जिंदल साहब वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी की वजह से तो वेस्ट डरा हुआ है। तो आई एम विद यू, मैं इसमें आपसे बिल्कुल साथ हूँ। मैं और आप, हमारे ओपिनियन बिल्कुल मिलते हैं कि उसकी वजह से अगर वेस्ट डरा हुआ है, उसकी वजह से अगर वेस्ट कुछ खुंदक, कुछ नफरत लेके चला हुआ है, तो कौन साहब वो खुंदक और कौन, सॉरी वो खुंदक, वो तो जो है कहीं ना कहीं बिजनेस डील में रिफ्लेक्ट होगी। वो तो जो है कल को इन्वेस्टमेंट नहीं जा पाएगा। देखिए, बिजनेस के लिए एज अ बिजनेसमैन मैं आपको कह सकता हूँ कंफर्ट और रेपो बहुत जरूरी है। जब बिजनेस डील होती है, सिंस आई बीन अ डील मेकर, तो उसमें कंफर्ट और रेपो बहुत फर्क डलता है। जब कोई पार्टनरशिप होती है, ट्रेड डील होती है, अगर आपस में कोई ट्रस्ट नहीं है, अगर बिटरनेस है, तो बिजनेस डील नहीं होती। इमोशनल कंफर्ट आफ्टर हार्ड नंबर्स, हार्ड क्वांटिटेटिव नंबर्स, उसके बाद जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट बहुत जरूरी है। चाहे डोमेस्टिक बिजनेस डील हो, चाहे 40 लाख के प्लॉट का सौदा हो, चाहे आपकी बहुत बड़ी FDI की डील हो, मेरे हिसाब से वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट कहीं ना कहीं अब नहीं रहेगा। और बिजनेसमैन, या किसी बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट से, लास्ट मोमेंट जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें साइकोलॉजिकल कंफर्ट, इमोशनल कंफर्ट और दिल की तसल्ली वो बहुत जरूरी होती है। आई थिंक वो जो है वो दैट कैन मेक और ब्रेक द डील, सिंस आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ मेनी बिग बिजनेस डील। तो वो चाइना को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। क्योंकि चाइना को एक चीज और बता दूं, एक चीज जो है, ये नहीं है कि मैं इमोशनल होकर कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी हूँ इसलिए इमोशनल कह रहा हूँ। एक चीज और कह रहा हूँ, चाइना की धंधे की बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है। चाइना ने कब ग्रो करना शुरू किया? 1980 में तो उन्हें जो है
इंडस्ट्रियलाइजेशन की सूची है। हमारा देखिए, हमारे पास जो है 19th सेंचुरी से स्टॉक मार्केट है, तब से हमारे पास बड़े बिजनेस टाइकून्स है, बिजनेस की हिस्ट्री है हमारे यहाँ। चाइना तो बिजनेस में जो है, अभी आप उसका एक्सपीरियंस देखें तो बच्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते गए। सर जिंदल साहब, ये बच्चे ने बहुत कमाल किया है, इंडिया को पीछे छोड़ दिया 40 साल के बच्चे ने। Let us accept that. We are accepting that. वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते गए। देखिए, नेशनलिस्ट और इमोशनल होना एक चीज होता है, बट एक हार्ड फैक्ट्स आर डिफरेंट। Let us accept that China has overtaken India long back. China has, I have myself said, my dear friend, they are the second biggest economy in the world. So that data tells us. But how have they grown? If we go into that, they have been creating infrastructure. That will be a long debate. अगर वो अब उस पे करते रहेंगे, जी। तो आई थिंक डॉक्टर रवि कुछ कहना चाहेंगे या? देखिए, बिल्कुल अजय जी, आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद मुझे लगता है कि हमारे आपके जो दर्शक हैं वो जो समझना चाहते हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना हमसे अभी काफी हद तक एडवांस टेक्नोलॉजी में है, चीप लेबर हमारे यहाँ से है और उनकी इंडस्ट्री घर घर में है। तो कहीं ना कहीं से जो भारत सरकार है, जो आजकल जो लोन या स्कीम्स लेके आ रहे हैं, वो पहले आत्मनिर्भर जो बनाने की कोशिश है वो यही है कि घर घर अगर मशीनरी, घर घर अगर गृह उद्योग जनरेट हो जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं से चाइना को और कंपटीशन दे पाएंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है मानने की कि इस समय चाइना की टेक्नोलॉजी या चाइना में जो काम हो रहा है या चाइना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उससे हम कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे हैं और सरकार की कोशिश है कि हम उससे आगे ना निकले तो एटलीस्ट उसके बराबर तो चल सकते। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आकाश जी, डॉक्टर रवि, अजय सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे जुड़ने के लिए। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस बेपटरी हुई जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास करेगी। ये देखने वाली बात होगी कि इस राहत पैकेज के जरिए वास्तव में कितनी राहत आम लोगों को मिल सकेगी। इसी के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही। एपीएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।